Welcome to Will the IAS Academy, one stop solution for UPSC CSC preparation. 30+ कोर्सेज अवेलेबल हैं बाइलिंगुअल मैनर में। सारे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स होते हैं वो अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट कोर्सेज, सीसैट, जीएस सब कुछ अवेलेबल है विद लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट, करंट अफेयर क्लासेस, करंट अफेयर मैगजीन एंड एवरीथिंग। साथ में जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है हमारा, वो जो एनसीईआरटी बेस है और जो काफी लाइक किया जा रहा है मार्केट में, आप भी इसे अवेल कर सकते हैं। इसेंशियल 6 to 8 के लिए और जो हमारा आधार है वो 9 to 12 के लिए। मैंने आपको बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके की स्ट्रीम के लिए, किसी भी चीजों को करने के लिए, आपके किसी भी तरीके के करिकुलम में जाने के लिए, कोई भी आप फ्यूचर स्ट्रीम चूज करना चाहते हो, कोई पाथ डिसाइड किया है आपने, कोई रिसर्च करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, और सबसे मेन मोटिव जो है वो ये है कि आपके बेस को, आपके फाउंडेशन को इस तरीके से बिल्डअप कर देना कि आपका सेल्फ जो अवेयरनेस लेवल है, सेल्फ थिंकिंग लेवल है, वो एक्चुअल वे में आ जाए। इट मीन्स जो आप पढ़ें उसके ऊपर आपके पास बात करने को, समझने को डायमेंशंस आए। यही इस प्रोग्राम की जो यूएसपी है वो है, और इस वजह से ये जो प्रोग्राम है वो काफी यूजफुल है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नीचे शेयर की गई है। एक्सपीरियंस सीरीज का पार्ट रहेगा। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वो हम G7 पे लेंगे, जो हिरोशिमा सबमिट चल रही है। अभी इसमें काफी अपडेट्स आनी है, इसी वजह से अभी इस पे लेक्चर बनाना बहुत जल्दीबाजी होगा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो दिल्ली की सर्विसेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद नलिफाई हो गई थी कि दिल्ली के अंदर जो एलजी का रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड, उसको कहीं ना कहीं कर्व कर दिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बेसिकली लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और जब लोगों के द्वारा कोई चुनी हुई सरकार होती है तो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसको गवर्न करे और उसको हेड करे। ये और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए अलाउ करा कि इसमें यह भी बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली की सिचुएशन है वो अदर यूटी से बिल्कुल अलग है, तो आप सेम आर्गुमेंट वहां नहीं कर सकते। मीनवाइल और भी इसमें अलग अलग डायमेंशंस हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो का आर्गू था वो भी बहुत अलग था, उनके डायमेंशंस भी अलग अलग हैं। और पॉलिटी की समझ रखने के नाते या सोसाइटी में एक बेहतर सिविलियन होने के नाते हम इस चीज को जानेंगे, समझेंगे कि इसके यूज क्या है, कैसे ये जो वर्डिक्ट है अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग बातें रखता है, अलग अलग ग्रेविटी बना के रखता है, और आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने आगे बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस को लाने का जो पर्पज होता है वो क्या होता है। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको केवल ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताइए लेक्चर के बाद कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन गवर्नमेंट मींस प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस की पावर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस बेसिकली होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। ऑर्डिनेंस बेसिकली एक्जीक्यूटिव वर्क के लिए बनाया गया एक टूल है। इसे तब यूज किया जाता है, गवर्नमेंट तब इसे यूज करती है जब पार्लियामेंट के जो सेशन है वो नहीं होते हैं। तो जो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही होती है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं होती, ऑर्डिनेंस हम लाते हैं। ऑर्डिनेंस के बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा विद इन 6 मंथ इसे आपको पार्लियामेंट के ऊपर रखना होगा, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद ये लॉ के प्रोसीजर में बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल इंस्टेंटली अगर इसके ऊपर हमें वर्क करना होता है तो हमें ऑर्डिनेंस से ये पावर मिल जाती है। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया। मोटिव क्या है मैंने आपको अभी बताया। आगे और इस बात को बेहतर तरीके से अंदर और डीपनेस तरीके से, बृहद तरीके से देखते हैं क्या है चीजें। ऑर्डिनेंस ने कहा कि एक न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हमें क्रिएट करनी है, और जो क्या करेगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCSA बनाने के बारे में बात की गई। और इस बॉडी का वर्क क्या होगा, ये जो अथॉरिटी बनेगी ये क्या काम करेगी कि जो भी दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस या इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होगी उनको उनके लिए रिकमेंडेशन करेगी। इसकी बातें डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ये रिकमेंड करेगी किसे, एलजी को, और एलजी फिर यहां से अपने डिसीजन ले पाएंगे। अब ये जो कमेटी के फॉर्मेशन के बारे में बात की, इसमें कौन कौन होगा, तो चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, चीफ सेक्रेटरी होंगे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट। ये तीन लोगों से मिलके बनेगी ये बॉडी। 3 लोग इसके पार्ट होंगे। 3+1 का कॉन्सेप्ट है। ये जो बॉडी बनेगी वो 3 लोगों से बनेगी। एक आपके सीएम यहां डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, और उसके बाद 2 आपके ब्यूरोक्रेसी से लोग आ रहे हैं,
होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है, और जो मेन फाइनल डिसीजन जाएगा वो कहां से जाएगा, वो एलजी के पास से जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिवर्स में चीजें रखी हुई थी कि जो 3 आइटम्स थे उसके ऊपर केवल सेंट्रल को पावर दी, सेंट्रल मींस एलजी को यहां पावर दी गई थी कि वो इनके ऊपर वर्क देख सकते हैं, वो इनके ट्रांसफर पोस्टिंग और सारी चीजों को कर पाएंगे, और भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इन्होंने कह दिया था कि वो वहां जो दिल्ली की सरकार है वो इसको देख पाएगी। पहले ये 2 जजेस की बेंच में गया था इशू, फिर उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस की बेंच थी, उस बेंच के बाद ये डिसीजन आया था। इसलिए ये थोड़ा सा और क्रिटिकल हो गया है कि ये इसमें क्या जो डायमेंशन है वो क्या क्या है, कैसी कैसी बातें हैं, अभी जो बातें हैं वो किस तरीके से आ रही हैं, इनके फ्यूचर में क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, इसका जो इंप्लीमेंटेशन होने वाला है वो किस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। जो इंटरप्रेट किया गया वो था आर्टिकल 239 ए का क्लॉज 3A, जिसमें ये कहा गया कि जो सब्जेक्ट प्रोविजन बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो पूरी तरीके से दिल्ली को देखते हुए पूरी तरीके से वो अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, और दिल्ली को अदर यूटी की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते, यही बात इसमें बताई गई थी। अब इसकी और बेसिक्स में चले तो उसमें सेंट्रल ने अपना आर्ग्यू करा था कि 2 तरीके के आर्ग्यू करे थे कि पहला कहा कि ये जो मैटर है ये बेसिकली यूटी पे डायरेक्टली एप्लीकेबल होता ही नहीं। पहली बार 239 ए का 3A का उन्होंने हवाला दिया, और उसके बाद सेकंड में कहा कि जो इस तरीके के जो मैटर हैं जो, लेकिन ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहां उन्होंने किस चीज को मना किया था, किस चीज को वो चाहते थे हाइड करना या बैलेंस करना, बेसिकली कोर्ट के जो इंटरवेंशन है उसको ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए बात कह रहे थे। एक बात और है जो यहां नहीं रखी गई है, मैं आपको वहां उसमें ऐड कर देता हूं कि सेंट्रल ने एक और आर्ग्यू दिया, और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली है या जो यूटी है बेसिकली ये कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। यूटी जो है एक्सटेंशन है किसका, सेंट्रल का, सेंट्रल का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये आर्ग्यू दिया गया था कि इसी वजह से यूटी के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, वो सेंट्रल का होना चाहिए। एक बात। दूसरा, यूटी का जो कॉन्सेप्ट अगर आप उठा के देखें तो यूटी बनाया ही जाता है जब कोई स्पेशल उसके फीचर होंगे तो ही उसे यूटी बनाया जाएगा। दिल्ली के सीन में भी ये बातें हैं। दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन से ज्यादा दिल्ली के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी वजह से जो दिल्ली है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन बिंग दिल्ली कैपिटल है, पहली बात। अब इस डायमेंशन को अगर आप समझें तो कैपिटल होने के नाते क्या होते हैं, वर्ल्ड लेवल की जो अलग अलग कंट्री की जो एम्बेसीज हैं वो आपके यहां होंगी, आपके जो सिक्योरिटी सर्विसेज के ऑफिसेज हैं वो यहां होंगे, इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो ऑफिस होंगे वो यहां होंगे, ठीक है। जितने बड़े इंस्टीट्यूशन, जितने इंडिया के इंस्टीट्यूशन होंगे उनके सबके मेन हेड ऑफिस कहां होंगे, वो दिल्ली में होंगे। दिल्ली में सरकार के लिए पार्लियामेंट है। तो कुल मिला के जो बात इसमें आ रही है वो दिल्ली के अलग होने का रीजन क्या है कि दिल्ली बेसिकली केवल यूटी ही नहीं है, दिल्ली बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली, डायरेक्ट गवर्न होने वाली एक ऐसा प्लेस है कि जहां दिल्ली के लोग तो रहते हैं। ये बात तो कोर्ट ने भी मानी कि दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की सरकार है, लेकिन जो सेंट्रल का आर्गुमेंट है वो कह रहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ साथ यहाँ जो और इंस्टीट्यूशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के नाते, उस वजह से यहां जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो हम यहाँ की लोगों की चुनी हुई सरकार को हम नहीं दे सकते, और इसीलिए वो एक्सटेंडेड ऑप्शंस के बारे में बात की गई। और यही बात कही गई कि जो यूपीएससी के थ्रू जिनका जो लोग आते हैं तो उसमें हम डेनिस कार्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस आर्ग्यू को जो अपेक्स कोर्ट है उसने डिनाई कर दिया, और कोर्ट ने ये कहा, सिंपली कोर्ट ने कहा कि देखिए आपके पास इन चीजों को हैंडल करने के लिए और भी ऑप्शंस हैं। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर में जो दिल्ली ओवर कर रही है वो एंट्री 41 जिसमें सर्विसेज के बारे में बताई गई बातें हैं वो एक्सटेंडेड नहीं होंगी। किस लेवल में, 3 चीजों में ओवरलैप नहीं करेंगी, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड में, जो एलजी के पास जो चीजें रह गई, और सारी चीजें कही गई कि आप दिल्ली की जो सरकार है उनको दे दीजिए, यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था। अब जो सेंट्रल का आर्गुमेंट है वो सेंट्रल उसी आर्गुमेंट
के बिहेव पे ये आगे बढ़ी, पॉलिटी के स्टूडेंट होने के नाते, एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते ये आपके डायमेंशन है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि रात में वो अफसरों को उठा के उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, कभी किसी को वो किया जा रहा है, वो अलग डायमेंशन है, उसमें हमें बात नहीं करनी। हाँ, कुछ चीजें इसके साथ और है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, उसके तुरंत बाद ही यहां जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफर शुरू कर दिए। आशीष मोरे का नाम आया तो आशीष मोरे ने ये बात साफ तौर पे डिनाई कर दी कि जो आप हमें बोल रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए और हमें हटाने के लिए, चेंज करने के लिए, ये सीधे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी जो प्रीवियस गवर्नमेंट का ऑर्डर है वही अप्लीकेबल रहेगा जब तक कि न्यू ऑर्डर हमें रिसीव नहीं हो जाता। इट मीन्स जियो हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता, कोर्ट के डिसीजन के बाद भी जियो की नीड आएगी। और यही वो टेक्निकल डिबेट थी जहां जाके ये बातें चल रही थी। तो ये इसके दूसरे डायमेंशन हैं जो अलग अलग आप न्यूज चैनल में और तमाम जगह देखेंगे, वहां हमें बात नहीं करनी। हमें ये समझना है कि सिस्टम बेसिकली मूव चलता कैसे है और जो सिस्टम में कंफ्लिक्ट आती है वो रियल कंफ्लिक्ट क्या है, उसको किस किस तरीके से रखना है, वो अलग बात आएगी। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी बेसिकली ऑर्डिनेंस का यूज क्या है, दिल्ली के डायमेंशंस में कैसे आ रहा है और अभी जो आगे के फ्यूचरिस्टिक जो डिबेट बने हुए वो किस तरीके से होंगे। देखिए, अगर ये देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा सर्वोच्च है या किसके पास ये पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर पाए, तो ये काम बेसिकली क्लियरली क्लासिफाइड किया गया और लेजिस्लेशन का वर्क है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की ही बात कही जाती है। तो और जो लोग वहां बैठे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो दिल्ली का सिनेरियो हो या पूरे इंडिया का सिनेरियो हो, जब सेंट्रल उसमें वर्क करेगी तो सेंट्रल की जो अथॉरिटी है वो इसलिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और हायर मानी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के वर्डिक्ट के बाद भी इसीलिए इसके अंदर चेंजेस कर दिए गए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो दिल्ली के अंदर जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारा कंट्रोल है, वो स्मूथली नहीं हो पाएगा। इसके बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। कई इंडोनेशियन एम्बेसी में या कई ऐसी फॉरेन एम्बेसीज में लाइट 3 डेज तक नहीं आया या पानी 4 दिन तक नहीं आया, तो ये इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर की बात ही नहीं है। तो ये बहुत ऊपर की डिबेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं और अल्टीमेट अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जब वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट कर सकती है और ये टाइम टू टाइम बेसिस पे रहा है। दुनिया में जो पावरफुल होता है वो अपना काम करता है। जब तक जोड़ तोड़ की सरकारें चली, जब तक गठजोड़ होता रहा, तब तक जो कोर्ट है वो पावरफुल रही और जब इस तरीके की सरकारें आएंगी तो कोर्ट के ऊपर एक कंट्राडिक्ट आपको देखने को मिलेगा और ये हमेशा लेजिस्लेटिव वर्सेस जुडिशरी ये चलता ही रहता है, ये चीजें चलती रहती है। इसमें पॉलिटिक्स अप एंड डाउन अपने रोल प्ले करती रहती है और ये चीजें चलती रहती है। कोई भी कंट्री इससे स्टेबल नहीं होती कि हम उसे मान लें कि नहीं वो फुली स्टेबल है। सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, G7 पे बात करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।